नमस्कार, मैं विजय आप सभी साथियों का अपने परिवार अन्य शिक्षा में स्वागत करता हूँ। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी का मॉडल पेपर नंबर तीसरा है। 2 क्लास हमने ऑलरेडी कर रखी है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखें। बेहतरीन लेवल, बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ हमने वहाँ पे क्लासेस ली है। तो आज की जो तीसरी क्लास है और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। पहला क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे साथ ही क्या होगा इसका राइट आंसर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष और अल्प प्राण दोनों है? अघोष भी है और अल्प प्राण दोनों है। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। अघोष की बात की जाए तो साथ ही स्वर तंत्रियों के आधार पर स्वर स्वर तंत्रियों स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। पहला साथी है अघोष, पहला क्या है अघोष और दूसरा है सघोष। दूसरा क्या है सघोष वर्ण है। स्वर तंत्रियों के आधार पर इसका विभाजन हुआ है, ये आपको याद रखना है। अघोष के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उसमें होता है सभी वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा व्यंजन। जैसे पहला और दूसरा यानी क और ख किसमें आएगा? अघोष। सभी वर्गीय व्यंजन जैसे च छ टेट है तेत है ये अघोष के अंतर्गत आएंगे। उसके अलावा उस व्यंजन का श श और श इसमें आएगा, अघोष वर्ण के अंतर्गत आएगा। बाकी जो बचे हुए वर्ण है वो सघोष। सघोष को ही क्या कहते हैं? घोष भी कहते हैं। सघोष को क्या कहते हैं? घोष भी कहते हैं। तो तीसरा हो गया इसमें, तीसरा चौथा तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण। उसके अलावा है प्लस उस व्यंजन का जो बचा रहता है वो है है तो इसमें आ गया है। उस व्यंजन का है आ गया। फिर सभी स्वर। उसके अलावा अंतस्थ व्यंजन य र ल और व सभी किसके अंतर्गत आते हैं? सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। वहीं भी बात करें साथ ही प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। पहला साथी अल्प प्राण हो गया, पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। दूसरा क्या है? महाप्राण। दूसरा हो गया महाप्राण। अल्प प्राण में कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है, महाप्राण में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है। अल्प प्राण के अंतर्गत पहला वर्ण सभी वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है सभी वर्गीय व्यंजन का वो किसके अंतर्गत आता है? अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो अंतस्थ व्यंजन का य हो गया, य र लव, य र लव प्लस सभी स्वर किसके अंतर्गत आते हैं? अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो बचे हैं दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा प्लस ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? श श और है। ये कुल मिला के कितने हो गए? 15। ये क्या होते हैं? ये महाप्राण होते हैं, ये अल्प प्राण होते हैं। तो अब आंसर देने का प्रयास करेंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो अघोष पूछा है, अघोष पहला तीसरा, पहला और दूसरा होता है और अल्प प्राण पूछा है पहला तीसरा पांचवा। तो यहाँ पे पहले ही ऑप्शन में दे रखा है पहला, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए साथ ही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है साथी, सूर्योदय सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्यधन उदय, सूर्योधन दय, सूरजधन दय या सूर्यधन उदय। क्या होगा सूर्योदय का सही संधि विच्छेद? साथ ही आपको बताना है कि इसमें कौन सी संधि है। आपको संधि का नाम भी बताना है कौन सी संधि है। सूर्योदय का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा साथी? सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। सूर्य में अ की ध्वनि का मेल किससे हुआ है? ऊ से हुआ है। तो क्या बनेगा साथी? ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ। ओ की मात्रा क्या होती है? कुछ इस प्रकार से ओ की मात्रा होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है? जहां कहीं पे भी ए की मात्रा और ओ की मात्रा दिखिए वहां पे हमेशा क्या होता है? गुण संधि होती है। कौन सी संधि होती है? गुण
संधि होती है। संधि के कुल 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। गुण संधि में जहाँ पे ए की मात्रा और ओ की मात्रा जहाँ कहीं पे भी दिखे वहाँ पे क्या होता है, गुण संधि होता है। गुण संधि का नियम क्या है, आइए एक नजर में उसको भी देख लेते हैं। साथ ही यहाँ पे अ या आ का मेल, अ या आ का मेल किससे हो जाए, अ या आ का मेल छोटी ई या बड़ी ई से हो जाए, या छोटे ऊ या बड़े ऊ से हो जाए, दोनों से हो जाए। अ या आ का मेल ई से होगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा। उसी प्रकार अ या आ का मेल ऊ या ऊ से होगा तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ बनेगा। इसकी मात्रा ए होती है, इसकी मात्रा क्या होती है, ओ होती है। तो जहां कहीं भी ये मात्रा दिखे अधिकांशतः शब्दों में, वहां पे क्या होता है, गुण संधि होता है। जैसे महेश हो गया, महोत्सव हो गया, ये सब क्या है, गुण संधि के उदाहरण हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। बताएंगे साथी भाई सभी क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय समास है। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के कुल कितने भेद होते हैं, तो तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास में विभक्ति पद का लोप होता है। किसका होता है, विभक्ति पद का लोप होता है। जैसे आप देखेंगे राजकुमार यानी राजा का कुमार का विभक्ति चिन्ह है, इसका लोप हो गया तो वहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाता है। अव्ययी भाव समास में इसमें पहला पद क्या होना चाहिए, अव्यय या तो उपसर्ग। पहला पद क्या होना चाहिए, अव्यय या उपसर्ग। पहला पद अव्यय या उपसर्ग होना चाहिए। और जो पुनरावृत्ति वाले शब्द होते हैं जैसे रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे। जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो यथाशक्ति यानी जिस प्रकार आपकी शक्ति है, शक्ति के अनुसार। और यथा यहाँ पे क्या है, उपसर्ग है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। बहुव्रीहि समास में अन्य अर्थ प्रकट होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तो वहां पे बहुव्रीहि समास होता है। प्रायः जो भगवान जी के नाम होते हैं जैसे लंबोदर हो गए, गजानन हो गए, वीणापाणी हो गई, त्रिलोचन हो गए, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं, जहां पे अन्य अर्थ प्रकट हो। कर्मधारय समास में सारी तुलना की जाती है, उपमेय का उपमेय से। इसमें एक पद विशेषण एक पद विशेष होता है, या एक पद विशेषण दूसरा पद भी विशेषण हो सकता है, दोनों पद विशेष भी हो सकते हैं, दोनों पद विशेषण हो सकते हैं। तो यहाँ पे तुलना की जाएगी, वहां पे क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। जैसे मृग नयन, मृग नयन यानी यहाँ पे मृग के समान नयन, मृग यानी हिरण के समान, नयन की तुलना किससे की गई, हिरण के समान हो गई है। नील कमल, कमल की विशेषता क्या है, नीला है, नीला है। कमल की विशेषता क्या है, एक पद विशेष है और एक पद विशेषण है, दोनों पद विशेषण हो सकते हैं, दोनों पद विशेष हो सकते हैं। वहां पे क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। समास के कुल कितने भेद होते हैं, तो समास के कुल 6 भेद होते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा, अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा। संस्कृत का हिंदी रूपांतरण जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाती है, उन्हीं शब्दों को हम तद्भव रूप कहते हैं। और इसका अपोजिट जो होता है वो तत्सम होता है, जो संस्कृत भाषा से जो कि त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं कहलाते हैं। तो अट्टालिका हो जाएगा, अट्टालिका का क्या होता है, अटारी। अट्टालिका क्या क्या हो जाएगा साथी, अटारी हो जाएगा। अट्टालिका क्या क्या हो जाएगा, अटारी हो जाएगा। और बात करते हैं तद्भव की। तो तद्भव की पहचान के लिए आपको कुछ चीजें आपको याद रखना है। जैसे तद्भव शब्द जो चंद्रबिंदु वाले शब्द होते हैं, जो चंद्रबिंदु, कैसे चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु वाले अधिकांशतः शब्द क्या होते हैं, वो तद्भव होते हैं। जैसे हो गया चाँद, दांत, चाँद हो गया, दांत हो गया, आंख हो गया, ये सब क्या है, चंद्र बिंदु वाले अधिकांशतः शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। तत्सम की बात करें साथी, तो तत्सम जो संयुक्त व्यंजन होता है, जो संयुक्त व्यंजन होता है, जैसे छ हो गया, छ, त्र, ज्ञ, श्र, री से ऋषि, री से ऋषि, श से शतकोण वाला स, ये सब, ये वर्ण जिस भी शब्द में प्रयुक्त होते हैं, अधिकांशतः शब्द वे सभी शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। जैसे लक्ष्मण, लक्ष्मण कैसा शब्द है साथी, तो यह तद्भव तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार से ऋषि हो गया, ऋषि, ऋषि कैसा शब्द है, ये भी तत्सम शब्द है। वर्षा हो गया, वर्षा,
ये कैसा शब्द है? ये भी तत्सम शब्द है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 5। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे साथी क्या होगा राइट आंसर। तब तक थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? सोंठ है, प्रिय है, पंख है, लाज है। कौन सा शब्द साथी क्या है? तत्सम है। तो यहाँ पे देखेंगे तत्सम शब्द हमने आपको बताया था कि अधिकांशतः जो शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं, बट यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रिय। प्रिय क्या है? तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव रूप होगा, इसका जो तद्भव रूप होगा वो क्या हो जाएगा? प्यारा। प्रिय यानी प्यारा है। सोंठ का क्या होगा बताएंगे? सोंठ का क्या होगा? सोंठ कैसा शब्द है? सोंठ कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। इसका हो जाएगा सुंठी। क्या होता है? सुंठी। सुंठी हो जाए। पंख का हो जाएगा तत्पक्ष। पंख का क्या हो जाएगा? लाज का हो जाएगा लज्जा। लाज का हो जाएगा लज्जा। ये सभी शब्द क्या है? सुंठी हो गया। सुंठी कैसा शब्द है? ये तत्सम शब्द है। पक्ष कैसा शब्द है? ये भी तत्सम शब्द है। लज्जा कैसा शब्द है साथी? ये भी तत्सम शब्द है। तो प्रिय का हो जाएगा तद्भव रूप प्यारा। सोंठ का तत्सम रूप सुंठी हो जाएगा। पंख का पक्ष हो जाएगा। लाज का क्या हो जाएगा? लज्जा हो जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। आई होप सो चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर क्लास को आपने शेयर नहीं किया है साथी तो क्लास को शेयर जरूर करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विटप। विटप और द्रुम निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? क्या पक्षी के हैं या वृक्ष के हैं या नदी के हैं या बिजली के हैं? विटप और द्रुम निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? बताएंगे। बिजली को क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। बिजली को विद्युत कहते हैं। चंचल क्या कहते हैं? चपला। चंचला। चंचला कहते हैं। चपला कहते हैं। दामिनी। दामिनी। दामिनी के अलावा तड़ित। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। नदी की बात करें तो सरिता। नदी की बात करें तो सरिता। टटनी। सरिता टटनी। तरंगिणी। तरंगिणी। अपगा। अपगा। नद्य आदि क्या है? नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। आदि क्या है साथी? नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। वृक्ष की बात करें तो वृक्ष को क्या कहते हैं? पेड़ कहते हैं। पेड़ कहते हैं। इसके अलावा तरु कहते हैं। तरु हो गया। पादप। विटप। विटप। ध्रुम। ध्रुम हो गया। ये सब क्या है? पेड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विटप और ध्रुम निम्नलिखित में से वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। पक्षी को क्या कहते हैं? खग कहते हैं। पक्षी को खग। विहग। खग हो गया। विहग हो गया। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं? खग हो गया, विहग हो गया, चिड़िया हो गया। क्या हो गया साथी? चिड़िया हो गया। पंछी तो होता ही होता है। अंडज जिसको कहते हैं, अंडज। अंडज के अलावा और क्या कह सकते हैं? परिंदा भी कह देते हैं अक्सर हम पक्षी को। क्या कह देते हैं? परिंदा भी कह देते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? जो शब्द लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। जो शब्द लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय को ही क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। अविकारी। अविकारी यानी जिसमें विकार नहीं आता। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। जिसमें परिवर्तन नहीं आता है वही क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। ये कुल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अव्यय कुल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। कुल 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा क्या होते हैं साथी? ये कुल 5 प्रकार के होते हैं। जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराते हैं वो कुल 5 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं। अगर शब्दों की संख्या पूछी जाए तो शब्दों की संख्या अक्सर एग्जामों में पूछ लिए जाती है। तो 11 होते हैं सर्वनाम के शब्दों की संख्या और सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है।
अनुराग का सही विलोम क्या होगा? अनुराग का अर्थ होता है कि प्रेम, प्रेम या राग, तो इसका हो जाएगा क्या? प्रेम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विलोम पूछा है ना, तो प्रेम तो इसका अपोजिट होता है, तो इसका हो जाएगा विराग, विराग हो जाएगा। अनुराग का मतलब होता है प्रेम और इसका विलोम हो जाएगा क्या? विराग हो जाएगा, विराग। अगर वैराग्य का विलोम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? गृहस्थ हो जाएगा, गृहस्थ। क्या हो जाएगा? गृहस्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गृहस्थ। द्वेष का क्या होता है? द्वेष यानी एक प्रकार से जलन एक प्रकार से होता है, तो इसका विलोम हो जाएगा प्रेम या राग, प्रेम या राग दोनों भी आप कह सकते हो। तो अनुराग का विलोम क्या होगा? विराग होगा। विलोम को ही क्या कहते हैं? विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। विपरीतार्थक यानी जो विपरीत हो, उसके विपरीत हो। अगला जो क्वेश्चन है बताएंगे, बादल का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? आपको बताना है कौन सा नहीं है। पर्यायवाची को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। पर्याय यानी एक दूसरे के समान हो, क्या हो? एक के समान हो। तो बादल का पर्यायवाची क्या है? जहां कहीं पे भी शादी द लगा हो, जहां कहीं पे भी क्या हो? द लगा हो, वो किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं? अक्सर वो बादल के पर्यायवाची होते हैं। जैसे जलद हो गया, नीरद हो गया, वारिद हो गया, ये सब क्या है? मेघ हो गया, ये सब बादल के पर्यायवाची हैं। लेकिन यहाँ पे जो जलज दे रखा है, जलज हो गया, पंकज हो गया, राजीव हो गया, पुंडरीक हो गया, अरविंद हो गया, अरविंद, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। जलज यानी जल में जन्म, जिसका जन्म हो, जल में जन्म लेने वाला। पंकज, पंक यानी कीचड़ में जिसका जन्म होता है, जिसका जन्म होता है। ज ज अंत वाले हो गए, जलज हो गया, नीरज हो गया, ये सब किसके पर्यायवाची होंगे? ज ज अंत में आ जाएगा तो कमल के पर्यायवाची होंगे। द द द द आ जाएगा तो किसके होंगे? बादल के पर्यायवाची होंगे। और वहीं पे धी धी करके आ जाएगा तो वो समुद्र के पर्यायवाची होंगे। ये चीजें आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी। क्या होगा? समझनी पड़ेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है। अली और आली, अली और अली, आली नहीं होगा साथी, ये भी अली होगा। ये क्या होगा? ये भी अली होगा। इसको हम थोड़ा सा कट कर लेते हैं और यहाँ पे भी इसको कर देते हैं अली और अली। एक छोटी अली है, एक बड़ी अली है, इसको भी यहाँ पे कट करेंगे। ये क्या है? ये छोटी अली है और ये बड़ी अली है। अली और अली का आपको अर्थ बताना है, तो यहाँ पे अली को हम पहले कट करेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे अली और अली, क्योंकि इसमें अली और आली दे रखी है। अली छोटी अली हो गई और एक बड़ी अली हो गई। तो बताना है क्या होगा इसका अर्थ। जहां पे भी बड़ी अली में ली पे बड़ी ई की मात्रा होगी, वहां पे सखी सखी होती है। सखी ख पे बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होता है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा, छोटी ई का मात्रा यानी भौरा, बड़ी ई यानी सखी यानी बड़ी ई, ख पे बड़ी ई, ल पे बड़ी यानी सखी का क्या हो जाएगा? अली होता है। अली यानी सखी होता है। इसी प्रकार कुछ और शब्द होते हैं जो सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द में पूछे जाते हैं। किस प्रकार? जैसे तरडी होता है एक शब्द, एक शब्द होता है तरडी और तरड़ी। जो तरड़ी का अर्थ है जिसपे बड़ी ई की मात्रा है, इसका अर्थ होता है नाव, और इसका क्या अर्थ होता है? सूर्य से है। इसका अर्थ क्या है? सूर्य है। इसी प्रकार एक शब्द होता है अवधि, एक अवधि होता है, एक अवधि, जो कि प्रकार एक प्रकार जिसमें जो बड़ी ई होती है, ध पे जो बड़ी ई है साथ ही एक प्रकार से क्या है? अवध की भाषा के क्षेत्र से है, तो अवधि भाषा हो गई। ये क्या है? समय को दर्शाती है, समय सीमा को दर्शाती है, ये अवधि हो गया। इसी प्रकार होता है एक अंश। क्या होता है? अंश। एक अंश होता है, एक दूसरा भी क्या होता है? अंश होता है। वहां पे केवल छोटा और बड़ा से का अंतर होता है। इस अंश का अंश होता है कंधा। जहाँ पे छोटा अंश है उसका अंत क्या होता है? कंधा होता है। जहाँ पे बड़ा अंश है इसका अर्थ होता है भाग या हिस्सा। भाग या हिस्सा आप दोनों भी कह सकते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो आपको समझने की आवश्यकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे दिया गया है, गंगा शब्द कौन सी संज्ञा है? गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। संज्ञा के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो संज्ञा के कुल 5 प्रकार होते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी भी जाति या उपजाति का बोध कराए, जैसे लड़का, जैसे जानवर, किसी भी जाति का बोध कराए, संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे लड़का हो गया, पुरुष हो गई, महिला हो गई, ये संपूर्ण जाति, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही। नदी हो गया, लेकिन नदी में जब एक नाम दे दिया जाए, जैसे गंगा नदी, जमुना नदी, सरस्वती नदी, तो वहां पे क्या होगा? व्यक्ति की बात हो जाएगी, एक स्पेशल चीज की बात हो जाएगी, तो वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जहां कहीं भी किसी विशेष एक दुनिया में अकेली चीज की बात हो, वहां पे क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है।
भाववाचक संज्ञा कैसी होती है? अदृश्य रूप में होती है, इनको हम छू नहीं सकते, केवल इनको महसूस किया जा सकता है। जैसे हो गया गुण, दोष, अवस्था, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। समूहवाचक जिसको गिना जा सकता है, जो क्या हो? एक भीड़ का हिस्सा हो, जैसे हो गया भीड़, ये तो समूहवाचक संज्ञा हो गया। कक्षा हो गया, कक्षा में छात्रों का समूह होता है। सभा हो गया, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक को समुदायवाचक भी कहते हैं। समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे चलो भाई। अगला क्वेश्चन है, यह मेरी कार है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? इसके जो शब्द होते हैं कोई और कुछ, कोई और कुछ। जैसे दरवाजे पे कोई आया है, अनिश्चितता का बोध या निश्चित चीज का बोध नहीं होता है। जैसे बोल दिया गया कि दरवाजे पे कोई आया है, यानी कोई पता नहीं है कौन आया, निश्चित नहीं है कौन आया है, वहां पे क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होएगा। और जहां पे निश्चित चीज की बात हो, इसमें शब्द होते हैं यह और वह मेरी कार है, वह मेरी कलम है, यह मेरी क्लास है, यह तुम्हारी क्लास है। तो ये क्या है? निश्चित चीज का बोध है। जहाँ पे निश्चित चीज का बोध हो, वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम स्वतः खुद अपने आप का जहाँ पे बोध कराए, मैं अपने आप पढ़ता हूँ, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, जहाँ खुद स्वतः अपने आप का बोध हो, वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक सर्वनाम जो और सो शब्द होते हैं, जो और सो होते हैं। जैसा करोगे वैसा पढ़ोगे, जो बोओगे वही पाओगे, जैसा वैसा, जो सो, ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है। ये आपको याद रखना है। अक्सर कहावतों में इसका प्रयोग बहुत अधिक होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे है। राधा बहुत सुंदर लड़की है, इस वाक्य में बहुत क्या है? राधा बहुत सुंदर लड़की है, इस वाक्य में बहुत क्या है? राधा क्या है साथी? किसी एक विशेष फीमेल का नाम है, किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएंगी, संज्ञा। और यहाँ पे लड़की दे रखा है, लड़की क्या है? ये भी साथी एक संज्ञा है जो संपूर्ण जाति का बोध कराए, इसलिए कौन सी संज्ञा हो जाएगी? ये भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लड़की कैसी है? सुंदर है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। तो यहाँ पे विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा। और जो विशेषण की भी विशेषता बता दे उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। तो सुंदर है लेकिन बहुत सुंदर है, कैसा है? बहुत। तो यहाँ पे जो बहुत शब्द होगा ये क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। कर्ता जिस कार्य को करता है वही क्या होती है? क्रिया होती है। क्या होती है? क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। याद रखेंगे, हमने आपको बता ही दिया, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण को ही विशेषक कहा जाता है, विशेषक, ये भी आपको याद रखना है। विशेषण को क्या कहा जाता है? विशेषक। विशेषक भी कहते हैं। क्या पता अगर एग्जाम में आ जाए विशेषक से तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, या पूर्वकालिक क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब एक कार्य के खत्म होने के तुरंत बाद दूसरा काम हो जाए। जैसे मैं नहाकर पढ़ाऊंगा, मैं नहाकर, मैंने नहाकर भोजन किया, मैंने नहाकर, मैंने खाकर सोऊंगा, मैं खाकर सोऊंगा, मैं बाजार जाकर आऊंगा। ये सब क्या हो जाएंगे? जाऊंगा फिर आऊंगा। एक क्रिया के खत्म होने के बाद तुरंत, जस्ट तुरंत बाद एक दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए, वहां पे पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया जैसा कुछ सीन है नहीं है। नाम धातु क्रिया क्या होती है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती है नाम धातु क्रियाएं। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, हाथों हाथों से, जैसे होता है हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना, ये सब क्या है? नाम धातु क्रिया है। संयुक्त क्रिया क्या होती है? एक से अधिक क्रियापद का प्रयोग हो, एक से अधिक क्रियापद का प्रयोग हो, यानी 2 अलग अलग क्रिया का प्रयोग हो। जैसे एक वाक्य में यहाँ पे लिख रहा हूं, मोहन सामान को ले जाएगा, मोहन सामान को, सामान को ले जाएगा, मोहन सामान को ले जाएगा। तो यहाँ पे एक देखेंगे साथी, जो लेना यानी एक क्रिया हो गया लेना, यानी ले जाएगा,
और एक जाना जाएगा, यानी दो क्रियापद, दो अलग अलग क्रियापद का इस्तेमाल हुआ है, वहाँ पे संयुक्त क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है साथी? इसमें कर्ता स्वयं न करके दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पे देखेंगे अध्यापक ने छात्र से, अध्यापक क्या करता है? खुद पाठ थोड़ी ना पढ़ता है, वो छात्रों से पाठ पढ़वाता है, यानी दूसरों को कार्य करने के माध्यम से प्रेरित करना, तो वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, तो यहाँ पे पिताजी क्या है? प्रेरित हैं, किसके द्वारा? माँ जी के द्वारा। तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, स्वयं नकार करके दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित कर देना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। वह बाजार गया होगा, इस वाक्य में भूतकाल के किस भेद का उदाहरण है? भूतकाल के किस प्रकार का उदाहरण है? काल को क्या कहते हैं? समय कहते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल कुल कितने प्रकार के होता है? वर्तमान काल कुल 5 प्रकार के वर्तमान काल होते हैं। वहीं पे भूतकाल के कुल कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं, लेकिन भविष्यत काल के सिर्फ 3 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल की बात करें साथी, किसकी बात करें? सामान्य भूतकाल यानी कार्य बीते समय की सामान्य जानकारी हो, कार्य बीते समय की सामान्य जानकारी हो। एक उदाहरण से समझेंगे, जैसे वह बाजार गया, वह बाजार गया, यह क्या है? कार्य बीते समय की सामान्य जानकारी। वह बाजार गया, उसने पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा, ये भी सामान्य जानकारी है। तो वाक्य के अंत में क्या होगा? वाक्य के अंत में एक चीज आप और ध्यान रखेंगे, इसके अंत में क्या होगा? या तो या, ये, या, ये, आ, ई, ए, ये सब क्या होंगे? उसने खाया, उसने पिया, ये सामान्य जानकारी है, कार्य बीते समय में लेकिन होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आसन्न भूतकाल क्या है? आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल समझेंगे, क्रिया के निकट समय में बीते हुए समय का बोध हो, क्रिया के निकट समय में बीते समय का बोध हो। जैसे एक वाक्य लिखेंगे कि वह बाजार गया है, वह बाजार गया है, और इसमें वाक्य के अंत में क्या होगा बताएंगे? इसमें वाक्य के अंत में क्या होगा? हा, है हो तो होगा या तो है होगा। वह बाजार गया है, यानी सामान्य जानकारी नहीं मिल रही इसमें, लेकिन कार्य अभी अभी संपन्न हुआ कि वह बाजार गया है, तो आसन्न भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्या होगा? वाक्य के अंत में होगा, होगी, होगे, कार्य भूतकाल में होगा लेकिन शायद जानकारी कंप्लीट नहीं होगी, कार्य अधूरा होगा, वहां पे क्या होता है? संभवतः कोई चीज होगी, तो वहां पे क्या हो जाता है? संदिग्ध भूतकाल होगा, संदेह की बात होगी। जैसे वह बाजार गया होगा, आप निश्चित नहीं है कि वह बाजार गया होगा, तो आप अनुमान लगा रहे हैं कि वह बाजार गया होगा, उसने खाना खाया होगा, वह पढ़ रहा होगा, ये सब क्या हो जाएंगे? संदिग्ध भूतकाल के उदाहरण हैं। होगा, होगी, होंगे वाक्य के अंत में होंगे, आप इस चीज को याद रखें। पूर्ण भूतकाल क्या होता है? कार्य के पूर्ण होने का बहुत समय हो गया है, जैसे कार्य पहले ही बहुत समय पहले हो गया। जैसे वह बाजार, जैसे मैं एक वाक्य बनाऊं कि उसने पत्र लिखा था, उसने पत्र लिखा था, ऐसा हो जाएगा। वाक्य के अंत में पूर्ण में क्या आएगा? था, थी, थे आएगा। वाक्य के अंत में क्या आएगा? था, थी, थे आ जाएगा। जैसे बाजार वह बाजार गया था, उसने पत्र लिखा था, वाक्य के अंत में क्या आएगा? था, थी, थे। वाक्य के अंत में क्या आएगा? था, थी, थे। उसने पत्र लिखा था, वह बाजार गया था, तुमने क्लास लिया था, ये सब क्या हो जाएंगी? पूर्ण भूतकाल की हो जाएंगी। समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तरड़ी और तरड़ी शब्द युग्म का क्या सही अर्थ होगा? अभी हमने आपको बताया कि जहाँ पे बड़ी ई होती है वो क्या होता है? हमेशा जो बड़ी ई होती है वो क्या होता है? नाव का पर्यायवाची है तरड़ी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। तरड़ी यानी जहाँ पे बड़ी ई वाली है वो नाव होगी, और छोटी ई वाली यानी सूर्य का पर्यायवाची है, समानार्थी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। शब्दों की द्वारा चमत्कार हो, जहाँ पे अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार दे रखा है, तो अनुप्रास अलंकार के कुल 5 प्रकार के होते हैं। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, जैसे चारु चंद की चरण, चंचल किरणे, ये सब क्या है? अनुप्रास अलंकार है। श्लेष अलंकार क्या होता है साथी? एक ही शब्द के अनेक अर्थ क्या होते हैं? चिपके होते हैं पंक्ति में, एक ही शब्द के अनेक अर्थ चिपके होते हैं। जैसे रहीमन पानी वाला एग्जाम्पल आप देख लो, पानी के अनेक अर्थ हैं, वहां पे चिपके हुए हैं पंक्ति में, वो हो गया। फिर इसके बाद
यमक अलंकार की बात कर लेते हैं। तो यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार आएंगे और उसके अलग अलग अर्थ होंगे, वहां पे क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे काली घटा का घमंड घटा, एक घटा का अर्थ काले बादल से है और एक घटा का अर्थ घमंड घटने से है, तो यहाँ पे दो शब्द अलग अलग बार, अलग अलग अर्थ, दो शब्द क्या है आए हैं, एक से अधिक बार आए हैं, लेकिन दोनों बार इनका क्या है अलग अर्थ है, वहां पे क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रूपक अलंकार क्या होता है, रूपक अलंकार क्या होता है, इसमें उपमेय उपमान को एक कर दिया जाता है, अभेद रहित आरोप जहां पे लगा दिया जाए, कोई तुलना वुलना की बात नहीं, सीधा चंद्र को खिलौना ही कह दिया जाए, चरण को कमल ही कह दिया जाए, वहां पे रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, और इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, किसका, योजक चिन्ह का, योजक चिन्ह का। इसका एक प्रसिद्ध एग्जाम्पल है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आओ, चंद्र को खिलौना, नीला को कमल, चरण को कमल कह दिया गया, तो वहां पे रूपक अलंकार होता है, अभेद रहित आरोप। समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ये आपको बताना है, बताएंगे सर। एक शब्द होता है, मूल जो शब्द होता है यहाँ पे होता है लिख, लिख में जब अक प्रत्यय जोड़ेंगे, अक प्रत्यय, लिख में अक प्रत्यय जोड़ने से क्या होता है, लेखक का निर्माण होता है, तो अक यहाँ से लेखक हो जाएगा। लिख क्या है साथी, मूल शब्द है, कैसा है, मूल शब्द है, क्रिया का मूल शब्द है, और इसे क्या कहेंगे, कृदंत प्रत्यय कहते हैं। कृदंत प्रत्यय कहते हैं, प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, एक कृदंत होता है और एक तद्धित। जो क्रिया के मूल शब्द से क्रिया के मूल शब्द के अंत में जो प्रत्यय लग के बनते हैं वही कृदंत होते हैं, और तद्धित क्या होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जोड़ के बनते हैं, वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। ये चीजें थोड़ी सी आपको जाननी है, समझ में आया। ये कैसा है, कृदंत प्रत्यय है, क्योंकि क्रिया शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़ा है तो कृदंत प्रत्यय हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे है, अनल और अनिल का सही अर्थ क्या होगा, अनल और अनिल का सही अर्थ क्या होगा, साथ ही आपको बताना है दीन और दीन का सही अर्थ क्या होगा। इसके अलावा आपको बताना है कुल, कुल और कुल का सही अर्थ क्या होगा, कुल और कुल का सही अर्थ क्या होगा। अनिल का अर्थ साथी क्या होता है, हवा, अनिल का क्या होता है, अनल का होता है आग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो दीन पे बड़ी द पे बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब होता है दीन का मतलब गरीब व्यक्ति, किसी गरीब की बात हो रही दीन। इस दिन का मतलब हो जाएगा दिवस, इसका मतलब है दिवस, दिन से। ये साथी जो कुल दिया है, कुल का अर्थ जो बड़े छोटे ऊ का मात्रा का प्रयोग हुआ है, इसको कहते हैं, इसको वंश भी कहते हैं या जोड़ भी कहते हैं, वंश या जोड़, कुल योग सम। और इस कुल का अर्थ होता है किनारा या तट, किनारा या तट जिसे कहते हैं। तो ये भी चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, कौन थे सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक। साथ ही इसका संपादन वर्ष 1900 में शुरू हुआ था, लेकिन वर्ष 1902 से वर्ष 1903 से 1920 तक इसके जो यशस्वी संपादक थे कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 से 1920 तक इसका कार्यभार संभाला और यशस्वी संपादक के रूप में जाने लगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की 3 पत्रिकाएं हैं जो बहुत अधिक फेमस है अक्सर एग्जामिनर्स की। इसका नाम है कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन को हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से भी जाना जाता है। कवि वचन सुधा हो गया, हरिश्चंद्र मैगजीन हो गया, एक हो गया बाला बोधनी पत्रिका। कैसी पत्रिका, बाला बोधनी पत्रिका। इन तीनों के संपादक अगर आपसे पूछा जाए तो कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। बालकृष्ण भट्ट की बात करें तो साथ ही बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप समाचार पत्र के संपादक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी प्रदीप समाचार पत्र के संपादक है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताना है। हर बार आपको शुद्ध वाक्य बताना था, इस बार आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। उसने एक चमचे से खीर खाई, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यहाँ श्री कृष्ण के अनेक नाम है, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। जैसे ही मैंने वाक्य को पढ़ा साथी,
तो शुद्ध गाय का दूध मिलता है या गाय का शुद्ध दूध होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? गाय का शुद्ध दूध होना चाहिए। ऑप्शन बी में करेक्ट है। उसने एक चमचे से खीर खाई। चमचे यानी चम्मच कह सकते हैं। ये वाक्य सही है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये भी सही। अनेकों होता तो गलत हो जाता। अनेक नाम यहाँ पे सही है क्योंकि अनेक अपने आप में बहुवचन है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, यही भी सही है। लेकिन जो अशुद्ध है साथी वो क्या है? यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे है। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया हिंदी को राजभाषा? राजभाषा का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो 343 से स्टार्ट होता है, 351 के आसपास है। 343 से 351 के आसपास है। और किस भाग में है? भाग 17 में भाषा से संबंधित प्रावधान है। 351 से 343 से 351। 343 वन में लिखा गया है कि जो हिंदी होगी वो कौन सी भाषा होगी? देवनागरी लिपि होगी। हिंदी की जो लिपि होगी क्या होगी? देवनागरी लिपि होगी। आर्टिकल 343 में ये मेंशन्ड है पूरा। और हिंदी की राजभाषा इसी रूप में स्वीकार की जाती है। और ये कब हुआ था? 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा यह स्वीकृति दी गई थी। संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को यह स्वीकृति दी गई थी। इसीलिए 14 सितंबर को पूरे विश्व में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस पूरे विश्व में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी अक्सर एग्जाम में हिंदी दिवस के रूप में आपसे पूछ सकता है, तो अपने 1 नंबर पक्के कर लें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द है। पहचान करने के लिए आप कैसे वाक्य प्रयोग कर सकते हैं? मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी आदि शब्दों का प्रयोग करके आप आसानी से निकाल सकते हैं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो दया, प्रार्थना, वायु, बुढ़ापा। दया, प्रार्थना, वायु और बुढ़ापा। दया करनी चाहिए, दया करनी चाहिए, ये साथी कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द हो गया, तो ये नहीं हो सकता। मेरी प्रार्थना, मेरी प्रार्थना, ये भी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। वायु, ठंडी वायु चली। वायु कैसी? चला नहीं, ठंडी वायु चली। गर्म हवा चल रही है, ये भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो बुढ़ापा क्या है? एक अवस्था है, ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। एक चीज आप यहाँ पे नोट करेंगे, जो भी भाववाचक संज्ञा होंगी, जो भी भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में क्या होना चाहिए साथी? पा होना चाहिए, पन होना चाहिए। पा, पन, आव, पा, पन, आव या त्वा, ये आदि अंत में हो। शब्द के अंत में जहां का भी पा, पन, आव और त्वा हो, वो हमेशा क्या होंगे? पुल्लिंग होगा। अधिकांश शब्द वो क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। भाववाचक संज्ञा की मैं बात कर रहा हूँ, भाववाचक संज्ञा की बात मैं कर रहा हूँ। पा हो जाए, पन हो जाए, आव हो जाए या त्वा आ जाए, तो वहां पे क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो गए अंत में भाववाचक संज्ञा। ठीक है। बाकी आप मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी लगा के आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, दरवाजे पे कोई खड़ा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? हमने आपको बताया अभी पिछले क्वेश्चन में कि सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। और शब्दों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे कि 11 शब्दों की संख्या होती है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं। निश्चित, जैसे यह मेरी कार है, यह किसकी कार है? मेरी कार। यह मेरी क्लास है, यह मेरी क्लास है। तो यहाँ पे निश्चित वस्तु का बोध, जिसमें यह और वह, इसमें कौन से शब्द होते हैं? यह और वह से इसकी पहचान हम आसानी से कर सकते हैं। अनिश्चयवाचक यानी अनिश्चित वस्तु का बोध, कोई और कुछ, कोई और कुछ। जैसे कोई आया है, दरवाजे पे कोई खड़ा है। कोई खड़ा यानी अनिश्चित है, पता नहीं है कौन है, अनिश्चित है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथी? करेक्ट हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो और सो। निजवाचक सर्वनाम होते हैं स्वयं, स्वतः, स्वयं या स्वतः कह सकते हैं। अपने आप, स्वतः, खुद का जहां पे बोध हो वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं अपने आप जाऊंगा, मैं अपने आप अपना काम करता हूं, जहां पे स्वतः खुद की बात हो। संबंधवाचक जो और सो, जो और सो। जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जैसा करोगे वैसा, जो सो जैसा वैसा, ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। अक्सर इसका प्रयोग लोकोक्तियों, कहावतों में अधिकांशतः होता है। समझ में आया? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आंख का अंधा, नाम का नयन सुख, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? आंख का अंधा और नाम का नयन सुख। तो आंख का अंधा यानी
इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी गुड़ आपका कुछ और है और नाम उसके अपोजिट रख दिया गया है, यानी आंख के अंधे हो लेकिन नाम नयन सुख है। नयन सुख यानी कहाँ से नयन सुख, अंधे हो तो कहाँ से आपको नयन सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए गुड़ के विपरीत नाम होना यानी आंख का अंधा और नाम का नयन सुख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूषण किस काल के प्रसिद्ध कवि हैं? भूषण किस काल के कवि हैं? आदिकाल के, भक्ति काल के, रीतिकाल के या आधुनिक काल के कवि हैं, ये आपको बताना है। तो रीतिकाल के कुछ कवि के नाम हम लिख लेते हैं। तो जो रीतिकाल, तो भूषण रीतिकाल के कवि हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रीतिकाल के कवि में आते हैं केशवदास, केशवदास, चिंतामणि, चिंतामणि, चिंतामणि हो गए, मतीराम हो गए साथी, मतीराम। इसके अलावा मतीराम हो गए, देवजी हो गए, देव भूषण हो गए, बिहारी लाल हो गए, बिहारी लाल, घनानंद आदि क्या हैं, सब किसके कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। तो रीतिकाल में भूषण जी की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिसका नाम है शिवराज भूषण, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक है जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जामों में, तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ों को याद रखना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे है, गद्यांश से बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। नीचे दिए गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न संख्या 1 से 5 तक का आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 27 है। आई थिंक साथी ये गद्यांश रिपीट हो गया, क्योंकि इस गद्यांश को जहाँ तक मुझे याद है कि पिछली क्लास में हमने कर लिया था, तो कोई नहीं, अभी आ गया तो हम इसको करेंगे ही। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, ऐड ऑन कर लेंगे दूसरे नए गद्यांश को। यहाँ पे दिया है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गाँव में निवास करती है और उसका मुख्य व्यवसाय कृषि है। क्या है, किसानों का मुख्य व्यवसाय क्या ही होता है भाई, कृषि तो हो सकता है, क्या वो बिजनेस थोड़ी ना करते हैं। भारतीय किसान दिन रात खेतों में कड़ी मेहनत करके देश के लिए अन्न उपजाता है, उसे अन्नदाता कहा जाता है। मौसम की अनिश्चितता, जैसे कभी सूखा तो कभी बाढ़, उसकी मेहनत पर पानी फेर देती है। इसके बावजूद वह कभी निराश नहीं होता है और पुनः नए उत्साह के साथ खेती में जुट जाता है। आज के आधुनिक युग में वैज्ञानिक उपकरणों और उन्नत बीजों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है, जिससे किसानों के जीवन स्तर में काफ़ी बदलाव हुआ आ रहा है। हमें अपने किसानों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे क्या है, राष्ट्र की रीढ़ हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है देखेंगे कि भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है। तो पहले लाइन में दिया है कि भारत की अधिकांश जनसंख्या गाँव गाँव में निवास करती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट वाला डी देखेंगे, थोड़ा सा कॉर्नर में दिख रहा है तो एडजस्ट करेंगे, वहाँ पे लास्ट में दिख रहा है तो वहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर इसका, गाँव में निवास करती है। अगला जो क्वेश्चन है, किसानों को अन्नदाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि किसान दिन रात खेतों में कड़ी मेहनत करता है और देश के लिए अन्न उपजाता है, इसलिए उसे अन्नदाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर, किसान की मेहनत पर पानी फेरने का मुख्य कारण क्या है? पानी तभी फिरता है जब सूखा पड़ जाए या तो बाढ़ आ जाए, दो ही कारण से क्या होता है, परेशानी होती है। तो मौसम की अनिश्चितता, जैसे सूखा या बाढ़ हो जाए तो उस कारण से किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में सुधार का श्रेय किसे जाता है? वर्तमान समय में कृषि में सुधार का क्षेत्र किसे जाता है? क्योंकि साथ ही वैज्ञानिक जो उपकरण आ गए, जैसे पहले तो बैल से जुताई होती थी, अब ट्रैक्टर वगैरह ढेर सारी उपकरण आ गए हैं जिसके माध्यम से, और उन्नत बीज अत्यधिक आ गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो किसानों को अत्यधिक फायदा मिलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है आपकी स्क्रीन पर, गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की रीढ़ किसे कहा गया है? तो राष्ट्र की रीढ़ सिंपल सी भाषा है, किसानों को कहा गया है। एक बार हम देख लेंगे कौन से किसानों को कहा गया। क्या हम रिवर्स जाएं? तो चलो हम रिवर्स चल लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे, गद्यांश पे चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे क्या किसको कहा गया है। तो यहाँ पे लास्ट वाली लाइन देखेंगे कि हमें किसानों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वे राष्ट्र की रीढ़ हैं। तो राष्ट्र की रीढ़ कौन है साथी? तो किसान है, मेरे किसान भाई हैं, क्योंकि भाई मैं भी किसान हूँ, तो किसान भाई क्या है, राष्ट्र की रीढ़ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसानों की रीढ़। राष्ट्र की रीढ़ कौन है? किसान है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी एक शब्द है जिसमें आपको बताना है कि कौन सा समास है। हमने शायद आपको बताया था कि मृगनयनी यानी मृग के समान नयन,
नयन को मृग के समान बता दिया गया, यानी तुलना की गई है, उपमेय उपमान की, विशेषण विशेष प्रयुक्त होते हैं, वहां पे कर्मधारय समास होता है। जैसे नीला कमल, दोनों पद विशेषण भी हो सकते हैं, जैसे कृत, कृताकृत। कृताकृत का मतलब हो जाएगा किया बेकिया, यानी जो आप किया है, किए हो या नहीं किया हुआ। कृताकृत दोनों पद विशेषण, वहां पे कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। नील कमल, कमल की कैसी विशेषता है, नीला है जो कमल, नीला। आम्र, आम्र वृक्ष, आम्र वृक्ष, इसमें भी कौन सा समास है, तो आम्र वृक्ष में भी कौन सा समास है, कर्मधारय समास। कैसा समास है, कर्मधारय समास है। इसी प्रकार पूछ दिया जाए रसांकुर, रसांकुर, रसांकुर यानी रस से भरा हुआ, रसांकुर, रसांकुर यानी रस से भरा हुआ, रस और अंकुर दोनों ही शब्द हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होना चाहिए, उपसर्ग होना चाहिए, और पुनरावृत्ति वाले जो शब्द होते हैं वही क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास होते हैं। तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति का लोप होता है, इसको कुल 6 भेद होते हैं। बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान, अन्य अर्थ निकलता है, अन्य पद प्रधान होते हैं, तो कोई तीसरा, तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। समास के कुल 6 भेद होते हैं। आई होप सो कि उम्मीद करूंगा कि एक भी क्वेश्चन समास से आप गलत नहीं करके आएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे साथी क्या होगा इसका राइट आंसर। वह लड़का बहुत बुद्धिमान है, इस वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। विशेषण के कुल कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, परिमाण। सार्वनामिक को क्या कहते हैं, संकेतवाचक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, संकेतवाचक, संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक जो किसी भी चीज का, वस्तु का, संज्ञा का, सर्वनाम का क्या करे, गुण बताए। समझ पाए, नहीं समझ पाए, फिर से सुन। विशेषण पहले क्या होते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, तो वही संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष अवस्था को बताएंगे गुणवाचक विशेषण। तो वह क्या है, ये तो सर्वनाम शब्द है, तो गुण कहाँ से हो सकता है, ये गुणवाचक नहीं हो सकता। संख्यावाचक क्या है, संख्या है, क्या हम इसको गिन सकते हैं, संख्या को गिना जा सकता है, 4 किलो 5 किलो ये सब क्या है, संख्यावाचक है। संख्यावाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, अनिश्चित और निश्चित होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, क्या इसको माप तोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जैसे पूछा होता 4 लीटर दूध, 10 लीटर दूध, थोड़ा पानी, ये सब क्या होता है, परिमाण, मात्रा की बात जहां होगी वहां पे परिमाणवाचक आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वनामिक विशेषण। वह क्या है साथी, सर्वनाम है। और तुरंत बाद क्या आ गया, संज्ञा, तुरंत बाद क्या आ गया, संज्ञा। सर्वनाम का पड़ोसी अगर संज्ञा हो जाए तो तुरंत वहां पे आप सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण मार के आएंगे और अपने नंबर पक्के करके आएंगे। सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा हो जाए तो सार्वनामिक विशेषण होता है। तो वह क्या है, यहाँ पे सर्वनाम है तो सार्वनामिक विशेषण हो गया। चीजें आपको समझ में आई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे साथी क्या होगा इसका राइट आंसर। सतीश ने दूध पी लिया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है, अकर्मक, सकर्मक, क्रियार्थक या नाम धातु क्रिया। क्रिया तो वैसे बहुत प्रकार की होती है, लेकिन कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। संरचना और प्रयोगों के आधार पर क्रिया को 5 से 8 प्रकारों के बीच में माना जाता है, अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं भी जिसमें शामिल होती हैं। सकर्मक क्रिया वे होती हैं जो कर्म के साथ होती हैं, कर्म, सकर्म यानी कर्म के साथ, अकर्मक यानी कर्म के बिना, कर्म के बिना। क्रिया से, क्रिया में जब आप क्या से प्रश्न करेंगे तो जहां पे भी आपको जवाब मिल जाए वहां पे सकर्मक क्रिया होती है, और क्या से जवाब ना मिले तो वहां पे क्या होता है, अकर्मक होती है। सतीश ने दूध पिया, पीना क्या है, क्रिया है, तो क्या पिया, दूध पिया, चाय पिया, छाछ पिया, लस्सी पी, क्या पी। तो यहाँ पे जवाब मिला है, कहीं ना कहीं जवाब की अपेक्षा है, तो वहां पे सकर्मक क्रिया हो जाएंगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सतीश दौड़ता है, दौड़ना साथी क्या है, क्रिया है। क्रिया में हम क्या से प्रश्न, क्या दौड़ता है, कोई जवाब की अपेक्षा है, नहीं है, ये कैसी क्रिया हो जाएगी, चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया हो जाएंगी। कैसी क्रिया हो जाएंगी, अकर्मक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, ये स्वयं काम नहीं करती हैं, ये दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे माँ जी ने पिताजी से सामान मंगवाया, अध्यापक ने छात्र से पाठ पढ़वाया, हमने आपको एक्सप्लेन पिछले क्वेश्चन में कर लिया था। तो प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं, आना वाना प्रत्यय इसमें लगा रहता है। नाम धातु क्रियाएं संज्ञा या सर्वनाम
में प्रत्यय जुड़ने से इसका निर्माण होता है, जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना, ये सब क्या है, नाम धातु क्रियाएं हैं। समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर आप बताएंगे। थोड़ा सा तब तक मैं जल जलपान कर लेता हूं। बताएंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है, और साथ ही बताना है कि स्वर्ण काल नाम किसने दिया था। बताएं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाए। भक्ति काल को क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें भक्ति की प्रधानता बहुत अधिक थी, भक्ति चरम सीमा पे थी, इसलिए इसको स्वर्ण काल नाम दिया गया था। भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा था साथी? सबसे पहले तो जॉर्ज ग्रियर्सन, सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। उसके बाद श्याम सुंदर दास जी ने, श्याम सुंदर दास, इन्होंने भी भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा था। भक्ति काल को लोक जागरण काल, भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा था? तो किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा था। ये चीजें आपको थोड़ा सा याद रखनी है। वहीं पे बात करें रीतिकाल, रीतिकाल को श्रृंगार काल, क्योंकि श्रृंगार जो रस था इसमें अधिक प्रधानता थी रीतिकाल में, जिसे श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। और किसने कहा था श्रृंगार काल? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा था। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा था? रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा था? तो मिश्र बंधु ने कहा था। किसने कहा था? मिश्र बंधु ने कहा था। रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा था साथी? डॉक्टर त्रिलोचन जी ने रीतिकाल को अंधकार काल कहा था, ये भी आपको याद रखना है। वहीं पे अगर पूछ दिया जाए कला काल, किसने रीतिकाल को कला काल किसने कहा था? कला काल, तो कला काल रसाल जी ने कहा था, रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने कहा था, ये आपको याद रखना है। आदिकाल की बात करें तो आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? तो वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था, ये थोड़ा सा चीजें आपको याद रखना है। जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने आदिकाल को चारण काल कहा। क्या कहा? चारण काल कहा। आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, क्या पता मूड घूम जाए, एग्जामिनर कब पूछ ले इसको क्या कहा जाता है, किसने नाम दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन यानी प्लूरल फॉर्म में होता है? अंग्रेजी भी देखो दे दिया गया है। पुस्तक, प्राण, लड़का, वधु, हमेशा बहुवचन। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, हम लिख लेंगे फटाफट से। जैसे लिखेंगे, हमेशा जो बहुवचन होते हैं कौन से होते हैं? हमेशा बहुवचन जिसमें आ गया प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, आशु, दर्शन हो गया, आशु हो गया, होश, समाचार, दांत, लोग, लोग हो गया, बाल हो गया, भाग्य साथी, अक्षत और दाम। प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, आंसू, होश, समाचार, दांत, लोग, बाल, भाग, अक्षत, दाम, ये आदि शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में ही इनका प्रयोग होता है, इनका एकवचन नहीं होता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका केवल एक वचन होता है, उनको भी हम लिख लेते हैं केवल एक वचन। केवल एक वचन वे शब्द होते हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति के अलावा द्रव्यवाचक, द्रव्य के अलावा भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, ये क्या होती हैं? अधिकांशतः सदा बहुवचन में होती है। व्यक्तिवाचक सदैव एक वचन में होती है, द्रव्यवाचक भी सदैव क्या होती है? एक वचन में होती है, भाववाचक भी क्या होती है? सदैव एक वचन में होती है, लेकिन इनका बहुवचन बनाया जा सकता है।
व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक क्रिया होती सदैव एकवचन में होती है। कुछ शब्द हम यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे जैसे हो गया पानी। पानी क्या है? द्रव्यवाचक हो गया, पानी हो गया। आग हो गया, हवा, प्रजा, हवा हो गया, प्रजा हो गया। इसके अलावा जनता, जनता हो गया। सामान, सामान, सामग्री, सामग्री, ये सब क्या है? और धातुओं के नाम जैसे लोहा, सोना, चांदी, ये सब क्या है? सदैव एक वचन में इनका प्रयोग होता है। किसमें होता है? सदैव एक वचन में इनका प्रयोग होता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कलम का सिपाही जीवनी किस विधा के रचना है? कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है और इसके किसके जीवन पे है? ये कलम का सिपाही क्या है? जीवनी विधा की रचना है और इसके आपको सिर्फ बताना है किसकी जीवनी है, ये आपको बताना है। प्रेमचंद, अमृत रानी, शरद चंद्र या हरिवंश राय बच्चन जी? प्रेमचंद्र कलम का सिपाही या किसकी रचना है? तो अमृत राय की रचना है, अमृत राय। ये किसके सुपुत्र हैं? प्रेमचंद जी की। और इन किसकी जीवनी है? प्रेमचंद जी की जीवनी है। अमृत राय इसके लेखक हैं और वर्ष 1963 में इसी रचना, इसी जीवनी के लिए अमृत राय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? कलम का सिपाही जीवनी के लिए मिला था। ये आपको याद रखना है। कुछ अन्य रचनाएं जिसे उपन्यास की हम इनके बात कर लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे बीज हो गया। बीज इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है। जंगल, बीज हो गया, जंगल। धुआं, हाथ के दांत, हाथी के दांत, हाथी के दांत। इसके अलावा नागफनी के देश, नागफनी का देश, ये सब क्या है? इनके उपन्यास। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की बात करें तो एक आवारा मसीहा जीवनी है। किसकी है? विष्णु शर्मा की है। आवारा मसीहा, आवारा मसीहा ये किसकी है? विष्णु प्रभाकर की है। किसकी है? विष्णु प्रभाकर। और साथ ही यह जीवनी किसकी है? तो यह जीवनी जो है, यह जीवनी है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। हरिवंश राय बच्चन जी की जीवनी की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन की जीवनी, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये सब क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी जीवनी है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। याद रखेंगे। चीजें आपको समझ में आ गई? ठीक है। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। बताएंगे 37 में से आपका कितना स्कोर हुआ और प्रैक्टिस, ये मॉडल पेपर किस हिसाब से था, इसका लेवल क्या था, हार्ड, मॉडरेट, जैसा भी हो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज़रूर ज्वाइन करें। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद है। कल फिर मिलेंगे अगली शानदार जानदार क्लास में। मॉडल पेपर नंबर 4 में रिमाइंडर सेट कर लेना, डेली शाम को 8 बजे हम जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय साथी। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद प्यारे भाई बंधु।